शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये देखा जाए तो एक प्रकार से हमारा जो सांख्यिकी वाला हिस्सा है उससे रिलेट करता है। पार्टिकुलरली कोविड-19 के चलते चलते बहुत सारी डेथें हुई हैं। अब उन डेथों को कैसे करके हम काउंट कर सकते हैं, कैसे करके हम डेटा का सही सही मेजरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ सर्वे ऐसे हुए हैं जिनके माध्यम से पता चला है, इंडिया ने बोला है कि 100 डेथ हुई है, जबकि अदर जो सर्वे कहते हैं, कोई बोल रहा है 150, कोई बोल रहा है 200, कोई बोल रहा है 300 400। उस आर्ग्यूमेंट को कैसे करके हम अपना पक्ष रख के एकदम क्लियर बोल सकते हैं कि नहीं, 150 डेथ हुई है, 100 डेथ हुई है। हमारे पास में साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए। इसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। इसके साथ साथ में यहाँ पर आपको सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर हम लोग इसी का इंतज़ार कर रहे हैं, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का कैसे करके हमने कोविड-19 डेथ के कैलकुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया है। जिस प्रकार से कोविड-19 की जो डेथें हुई थीं और उसका आंकड़ा दुनिया भर में जो प्रस्तुत किया गया, कुछ इंटरनेशनल लेवल पर डेटा जारी किया गया कि यहाँ इस देश में इतनी डेथें हुई, उस देश में इतनी डेथें हुई। हमें अपने देश में कंफर्म करना है कि कैसे करके हम एक सही डेटा प्रस्तुत कर सकते हैं दुनिया के सामने। और ये सही सही डेटा यदि हम तैयार कर लेते हैं तो इसका यूज़ हम आने वाली किसी भी महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए कर सकते हैं। लोगों के लिए बहुत सारी योजनाओं को तैयार करने के लिए भी हम इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक टास्क फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक प्रकार से हमें एक कमेटी बनाना पड़ेगा जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। ये लोग सिविल रजिस्ट्रेशन डाटा का एनालिसिस करेंगे, जिसके माध्यम से आपकी किसी मेंबर की कहीं पर भी किसी की यदि डेथ हो रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, मृत्यु सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड किया जाता है। वहीं यदि हम इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ कमेटी की बात करें, वो किस बात पर जोर देते रही है? वो हमेशा जोर देते रही है कि पेंडेमिक इम्पैक्ट को हम कैसे करके मेज़रमेंट कर सकते हैं। पार्टिकुलरली एक्सेस जो मॉर्टेलिटी हुई है, बहुत ज़्यादा जो मृत्यु दर हुई है, ठीक है, डेथें हुई हैं, उसके इम्पैक्ट को मेज़रमेंट करने का हमें काम करना है। इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ कमेटी इसी बात पर जोर देती रही है। इसके अलावा यदि हम देखें तो जो मृत्यु दर है और मृत्यु दर का जो डेटा है, हमारा एस्टिमेशन है, उसमें रिक्वायरमेंट रहती है रोबस्ट पॉपुलेशन बेस्ड मॉर्टेलिटी डाटा की। पॉपुलेशन पर आधारित मॉर्टेलिटी डाटा की हमें ज़रूरत पड़ती है, और ये डेटा हमको मिलता है डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम से। रजिस्ट्रेशन के डेटा में कुछ कमियां हैं, कुछ गैप हैं, उनको हम कैसे करके फुलफ़िल कर सकते हैं। इंडिया ने फेस किया था बहुत बड़ा चैलेंज, ठीक है, एक्सेस डेथ के मामले में। कोविड-19 चलते चलते जो डेथ रजिस्ट्रेशन में हमने काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करे थे। लगभग 70%, लगभग ये जो अंतर रहा है, ये जो वेरिएशन रहा है, वो 70% का रहा है अक्रॉस स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट यदि हम बात करें तो। पेंडेमिक सीवियरिटी अवेलेबल डाटा फॉर अस, कितना डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि पेंडेमिक कितना सीवियर था, कितना खतरनाक था। पेंडेमिक सीवियरिटी को पार्टिकुलरली ऑब्ज़र्व किया जाता है, हमारे देश में ऑब्ज़र्व किया गया है सेकेंड वेव जब आई थी अप्रैल जून 2021 की उस टाइम में। इसके अलावा इंडियन सिस्टम में, भारत के सिस्टम में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है मृत्यु का, डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा की बात करें, ये हमको वीकली या फिर मंथली मॉर्टेलिटी डाटा प्रोवाइड नहीं कर पाता है। और
इसी के माध्यम से हम एसेंशियल जो एक्सेस डेथ कैलकुलेशन है उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि रियल में ये चीज़ हुई है कि नहीं हुई है। आगे सीआरएस सिस्टम की हम बात करेंगे। इसके अलावा मॉर्टेलिटी टोल को काउंट करने की बात करी जा रही है। एक इंडिपेंडेंट कुछ इन्वेस्टिगेटर हैं, उन्होंने कंपाइल किया था मॉर्टेलिटी रिकॉर्ड को। कंपाइल करना मतलब कि डाटा को इकट्ठा किया और इस इनके साथ में कुछ लोकल ऑफिसेस थे, कुछ लोकल ऑफिसेस जो बनाए गए हैं वहाँ से मॉर्टेलिटी रिकॉर्ड का डाटा प्रस्तुत किया जाता है। और ये लोग थे, ये जो डेटा लिया गया है ये था गवर्नमेंट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, और 14 स्टेट एंड 9 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया की हम बात कर रहे हैं जनवरी 2018 से 2021 के बीच में। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करें तो इस रजिस्ट्रेशन में जन्म का डेटा, इसके साथ साथ में बर्थ एंड डेथ दोनों का डेटा यहाँ पर रखा जाता है। यदि हम सेंट्रल एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट आरबीडी 1969 की बात करें तो ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो इसी कानून के अंतर्गत होता है, और ये जो है मैंडेटरी कर दिया गया है पूरे देश भर में, और ये सब जगह एकदम यूनिफॉर्म ही रहता है। वहीं यदि हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की पूरे, ठीक है, स्टेट रूल के हिसाब से ही वो लोग इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का काम कहाँ पर किया जाएगा ये जानकारी दी जाती है कि जहाँ पर जो भी घटना घटित हुई है वहीं पर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाना है। इसके अलावा लोगों को एक लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर कागज़ प्रोवाइड किया जाता है जनरल पब्लिक को बर्थ के लिए एज एंड डेथ सर्टिफिकेट के लिए। आगे बताया जाता है कि ये सारा जो डाटा इन्होंने इकट्ठा करा था बाद में इन्होंने इसको प्रकाशित किया मीडिया रिपोर्ट में। इसको कंपाइल किया गया था डाटा सीरीज़ के तौर पर, और इसके साथ साथ में जो भी रिजल्ट निकला था उसको द हिंदू में प्रकाशित किया गया था। बहुत सारी जो साइंटिफिक टीम है उन्होंने यूटिलाइज़ किया था इनको, एंड अदर जो अवेलेबल मॉर्टेलिटी डाटा है दोनों को यूटिलाइज़ किया था। और ये मॉर्टेलिटी का जो डाटा है इनको मिला था सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में SRS। इसके साथ साथ में कुछ हाउस होल्ड सर्वे भी हैं ताकि डेवलप किया जा सके एक्सेस मॉर्टेलिटी एस्टीमेट के एक मॉडल को। कोविड-19 से रिलेटेड जो डेथें हुई हैं ये इनमें हमको वैरायटी देखने को वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, परिवर्तन देखने को मिलता है वन स्टडी टू अदर स्टडी में यदि हम जाते हैं। इसके लिए यदि देखें तो जो मॉर्टेलिटी का आंकड़ा है हाईएस्ट था 4.7 मिलियन एक्सेस डेथ इन इंडिया ड्यूरिंग 2020-21। कहीं कहीं पर बोला जा रहा है कि इंडिया ने यदि 100 बोला था तो 100 की जगह में 4.7 मिलियन डेथें अधिक हुई हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। और इसी के चलते चलते एक इंटेंस डिबेट चालू हो जाती है, कंट्रोवर्सी यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि जो मैरिटलिटी एस्टीमेट लगाया जा रहा है इंडिया में वो कितना सही है कितना गलत है। इसलिए हम कहते हैं कि आज के समय में हमको फोकस करना पड़ेगा स्टैटिस्टिकल मेथड के ऊपर एंड डाटा एजम्पशंस के ऊपर एस्टीमेशन के लिए। फिर भी यदि देखा जाए तो इस बात की बहुत संभावना हो जाती है कि भारत में कोविड से संबंधित अतिरिक्त मौतों का अनुमान बढ़ा चढ़ा करके लगाया गया हो। अब हम बात करते हैं कि हमें एक टास्क फोर्स स्थापित करना पड़ेगा। हम एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट लोग रहेंगे। सीआरएस रिपोर्ट के ऑफिशियलों की बात करें, अधिकारियों की बात करें तो जो ऑफिशियल सीआरएस रिपोर्ट है 2021 के लिए इसको शेड्यूल किया गया है कि ये बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है एंड होल्ड मच प्रॉमिस फॉर प्रोवाइडिंग द बेस्ट पॉसिबिलिटी
प्राइमरी एविडेंस, और इसके माध्यम से ऐसा हो सकता है कि हमें बहुत सारे प्राइमरी एविडेंस प्राप्त हो जाएं। लेकिन फिर भी यदि ऐसा होता है तो कुछ कुछ जो न्यू डिबेट है वेरिएशन को लेकर के वो खड़ी हो सकती है, जैसे कि रिपोर्टिंग में इम्प्रूवमेंट कैसा रहा, रजिस्ट्रेशन में जो डिले हुआ उसके ऊपर डिबेट खड़ी हो जाएगी। इसके साथ साथ में कुछ कुछ कमियां हो सकती हैं डाटा के कंप्लीटनेस को लेकर के, डाटा कितना कंप्लीट है। ठीक है, एक्रॉस स्टेट की बात कर रहे हैं हम, लिंग के आधार पर, एज के आधार पर, ठीक है, इसको कंसिडर जो कि नहीं किया गया है। ये सारी चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए राइटर का कहना है कि हमें एक टास्क फोर्स के गठन करने की ज़रूरत है। ये काफ़ी नेसेसरी हो गया है केंद्र सरकार के लिए कि उनको एक टास्क फोर्स बुलाना चाहिए। इसमें नेशनल लेवल के एक्सपर्ट रहेंगे ताकि, ठीक है, इस मैटर में वो अच्छी तरह से चर्चा, विचार विमर्श और अध्ययन कर सकें। इसके अलावा ये जो टास्क फोर्स रहेगा, task force could be provided access to all micro data from CRS, SRS and other relevant sources as necessary। टास्क फोर्स को आपको थोड़ी सी छूट देना पड़ेगा कि CRS का डाटा, SRS का डाटा, अदर जो रिलेवेंट डाटा सोर्सेस हैं उन तक ये एक्सेस प्राप्त कर सकें। ऐसा ना हो कि कभी कोई मना कर दे, कोई मना कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग जगह जगह से जानकारी उठाएंगे, CRS से कुछ जानकारी, SRS से कुछ जानकारी उठाएंगे। यदि इस प्रकार से सब जगह से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो टास्क फोर्स काफ़ी बेहतर काम कर पाएगी। ये लोग एक संपूर्ण एनालिसिस करने वाले हैं, इसके लिए स्टैंडर्ड स्टैटिकल मेथड का वो इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ में यूटिलाइज करेंगे इस एम्पेरिकल डाटा को ताकि प्रोवाइड कर सकें कुछ मेजर्स, कुछ उपाय कि जो एक्सेस मोर्टेलिटी हुई है लिंग के आधार पर, एज के आधार पर हमारे देश में, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये सारी जानकारी हमको मिल जाएगी। आगे बोला जाता है कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। एक्यूरेट डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉर्टेलिटी मेजर्स आप कैसे करके ले सकते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे आने की ज़रूरत है, तब जा कर के हम एक्यूरेट डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉर्टेलिटी मेज़रमेंट कर सकते हैं और ये काफ़ी अर्जेंट है। एविडेंस बेस्ड हेल्थ एक्शन की बात करें, ठीक है, ताकि हम टैकल कर सकें बर्डन को, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ कंडीशन को, इन्फेक्शियस डिसीज़ के बर्डन को हम टैकल कर पाएंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड इंजरीज़ को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, यदि हम थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉर्टेलिटी मेज़र अपनाते हैं तो। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप को बताता है कि कैसे करके अभी दोनों के रिश्ते परिवर्तित हो रहे हैं और इनका ट्रेड रिलेशन कैसा चल रहा है, और रिलेशनशिप में यदि ये लोग पास पास में आते हैं तो विश्व को ये लोग कैसे करके हैंडल करेंगे, अलग अलग दुनिया के जो मुद्दे हैं, चर्चित मुद्दे हैं, उनको कैसे करके हैंडल करेंगे। क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका को ये डर है कि किसी न किसी रूप में चाइना हमसे आगे निकल सकता है। अमेरिका, जिसको हम महाशक्ति के रूप में आज जानते हैं, आने वाले समय में चाइना से पिछड़ जाएगा। पहले रसिया के साथ में उसका कंपटीशन हुआ करता था, तो आज के समय में सीधा सीधा जो सामना है वो चाइना के साथ में अमेरिका का हो रहा है। और इसी के चलते चलते हम देखते हैं दोनों देश हमेशा से एक दूसरे के ऊपर लगे ही रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में हमेशा आगे रहते हैं। आज का जो समय है युद्ध का समय चल रहा है। यूक्रेन, रसिया, पैलेस्टाइन और इजराइल, दो चीज़ तो यहाँ पर हम देखें। इसलिए बोल सकते हैं कि यूएस चाइना डायलॉग काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है पीस स्थापित करने के लिए। हम देखते हैं कि जो दोनों की दोनों जो ग्लोबल पावर हैं एक पॉइंट में आ गई हैं, जैसे कि प्रेसिडेंशियल समिट जो है एक प्रकार से
कार्ड का काम कर सकता है। प्रेसिडेंशियल समिट जो है दोनों देशों की रिलेशन के लिए एक कार्ड का काम कर सकता है, ठीक है, पत्ते का काम कर सकता है। इसके साथ साथ में आपको एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट का भी जो आयोजन किया जाना है सैन फ्रांसिस्को नवंबर में, यहाँ पर दोनों के क्या विचार विमर्श रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ को भी निर्धारण ये वाला प्रेसिडेंशियल समिट कर सकता है। सेकेंड नंबर पर यदि हम बातचीत करें कि यदि दोनों देश बातचीत करते हैं तो देश दुनिया में इसका क्या असर पड़ सकता है। वहीं यदि हम इमीडिएट लेवल पर बात करें, वाशिंगटन की एबिलिटी है कि वो चाइना के साथ में बातचीत करें, इससे वेस्ट एशिया में शांति स्थापित किया जा सकता है। अभी जैसे कि अमेरिका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है कि इजराइल को वो रोके, इजराइल युद्ध को रोक दे, वो तो बिल्कुल चाहता ही है कि कभी कहीं से लड़ाई हो, कभी कहीं से लड़ाई हो, कभी कभी खुद ही अपनी एक दो मिसाइल को वो छोड़ देता है। इसी से उसके हथियारों की बिक्री होती है इतना ज़्यादा। यदि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, युद्ध ही नहीं होगा तो फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने का मतलब ही क्या हो जाएगा। सेकेंड नंबर का जो असर है वो ईरान के ऊपर पड़ सकता है। जैसे कि चाइना ईरान के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहा है। पहले इन्फ्लुएंस हुआ करता था अमेरिका का, जो कि वर्चुअली कंट्रोल करता है हिजबुल्ला को लेबनान में। हिजबुल्ला की यदि एंट्री हो जाती है वार में गाजा में, तो अभी जो सिचुएशन चल रही है इस रीजन में वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि अमेरिका और चाइना के बीच यदि रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो हो सकता है युद्ध जल्दी से जल्दी रुक जाए। पिछले वीक हम देखते हैं कि वांग यी ने अमेरिका की विज़िट किया था, जो कि एक प्रकार से पहली यात्रा है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा सिंस द पेंडेमिक। जब से कोरोना आया है तब से पहली बार चाइना की तरफ से कोई फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका गया है, और प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड अदर सीनियर ऑफिसर के साथ में इन्होंने मुलाकात किया था। इसके अलावा इनका कहना है, देखिए अमेरिका और जो चाइना के रिलेशनशिप है ना, इतने स्मूथ आसानी से होने वाली नहीं हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्रेड रिलेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में किस प्रकार से चल रहे हैं। तो यूएस ने कंटिन्यू ये प्रयास किया है कि मेरा जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है बीजिंग के लिए उसको मैं थोड़ा सा टाइट करूं, एंड इज टेकिंग टफ ऑन चाइना फिलीपींस स्टैंड ऑफ एट द सेकेंड थॉमस सोल इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में चाइना फिलीपींस जो स्टैंड ऑफ हुआ था, विवाद हुआ था, उसके प्रति भी देखा जाए अमेरिका ने काफ़ी सख्ती बरती थी। दूसरे नंबर की बात यह है कि चाइना अपना जो अमेरिका जो अपना एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट कंट्रोल है, उसको और भी ज़्यादा टाइट कर रहा है, और भी ज़्यादा उसको कड़क बनाते जा रहा है, कठोर बनाते जा रहा है। इसके साथ साथ में उसने टाइट कर दिया है अपने कंट्रोल को इट्स आउटवार्ड इन्वेस्टमेंट टू चाइना। चाइना में अपन उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ऊपर अमेरिका फोकस नहीं कर रहा है, एंड उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को अमेरिका में कि भाई 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट करो, 100 रुपये का बिजनेस करो, आप इससे ज़्यादा काम नहीं करने देंगे। ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट ने विजिटिंग किया था बीजिंग की, ठीक है, यदि हम इस साल के पहले की बात करें। यहाँ पर 3 पॉइंट को इन्वॉल्व किया गया था। पहला तो है नेशनल सिक्योरिटी ऑफ यूएस एंड इट्स एलाय, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी, इसके साथ साथ में इसके जो एलॉय हैं, एलाइज हैं, मतलब उसके जो सहयोगी देश हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर चर्चा हुई। साथ ही साथ में इकोनॉमिक रिलेशनशिप के ऊपर चर्चा होती है, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, एंड अर्जेंट ग्लोबल चैलेंजेस को कैसे करके हम कोऑपरेशन के माध्यम से ख़त्म कर सकते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा हुई थी। चाइना के स्टांस की यदि हम बात करें तो चाइना ये सोचता है कि अमेरिका एक प्रकार से दुर्जय मिलिट्री पावर है, लेकिन धीरे धीरे करके ये डिक्लाइन हो रहा है।
डिक्लाइन, इनवाइटेबल मतलब अपरिहार्य, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी वो कोऑपरेशन को मेंटेन करके रखना चाहता है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस को चाहता है, ठीक है, रेदर देन डील विथ कॉम्पिटिटिव एंड कन्फ्रंटेशनल पोस्चर दैट यूएस हैज़ एडॉप्टेड। जबकि यूएस ने कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशनल पोस्चर को अभी भी अपनाए हुए हैं। विवाद वाला, लड़ाई झगड़े वाला जो स्टांस है वो अमेरिका ने अपनाया है, ऐसा राइटर का कहना है। इसके साथ ही साथ देखा जाए, ठीक है, चाइना ने यूएस एक्सपेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, जिसका मतलब ये है कि सुप्रीमेसी ऑफ द चाइनीज कम्युनिटी पार्टी। इन सब में बोला जा रहा है कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी सुपरमेसी है, ये चाइना ने सिद्ध कर दिया है। वहीं यदि हम मिलिट्री के तौर पर बात करें, पॉलिटिकल तौर पर बात करें, चाइना इस्टेब्लिश कर रहा है अपने रीजनल डोमिनेंस को वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। लेकिन इसके जो नेबर्स हैं जैसे कि जापान, फिलीपींस, वियतनाम, ये सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को। एंड ताइवान ने ऑक्यूपाई किया है एक डिफ़िकल्ट पोजीशन इस सिचुएशन में। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली वेस्टर्न घाट में मशरूम की एक नई प्रजाति पाई गई है उसके बारे में है। एक टिनी फ्रेगाइल लुकिंग मशरूम स्पोर्टिंग ए न्यू येलो कैप, इसकी खोज की गई है, ठीक है, कैंपस ऑफ जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में, पेलोड में है ये, तिरुवनंतपुरम की हम बात कर रहे हैं। तो ये है उसका पिक्चर, देख सकते हैं इसकी शेप किस प्रकार से दिखाई दे रही है। अभी हाल फिलहाल में ये जो स्पॉटिंग का काम हुआ है, ये जो घटना घटित हुई है, ये चीज़ जो पाई गई है, ये बताता है कि वेस्टर्न घाट की जो बायोडाइवर्सिटी है कितनी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो डिस्कवरी की गई है, इसने हमें कुछ फ्रेश इम्प्यूट्स प्रोवाइड किया है, रीजनल फंगल डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है। वैज्ञानिक लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, JNTBGRI, JNTBGRI एक प्रकार से एक न्यू स्पीसीज़ है जो कि बिलोंग करती है जेनस कैंडेलोमाइकस, कैंडेलोमाइकस। एक बार फिर से इसके नाम हम देखते हैं कि क्या होता है रियल में। कैंडोलोमाइसिस, कैंडोलोमाइसिस से बिलोंग करती है ये जीनस, ये स्पीसीज़। तो जो नई स्पीसीज़ हमको मिली है, इसका नाम भी उसी हिसाब से रखा गया है, कैंडेलोमाइसिस एल्बोस्क्यूमोसस और अल्बोस्क्यूमोसस, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम रखे हैं। और यहाँ पर आपको वाइट वूली शेप में कुछ संरचना दिखाई देगा, ठीक है, वाइट वूली शेप में इसकी संरचना हमको दिखाई दे रही है। वहीं यदि हम बात करें इसकी हाइट के बारे में, तो लगभग 58 mm तक इसकी हाइट होने वाली है। आज के समय में देखा जाए 7 स्पीसीज़ की बात करें, जीनस जिसका नाम है, ठीक है, पाइथेरेला, ये रिपोर्टेड किया गया है इंडिया में। आज के समय में इनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं कैंडेलोमाइकस के तौर पर। ये जो रिसर्च हुआ है, इससे ये पता चलता है कि केवल 35 स्पीसीज़ ऐसी हैं इस जीनस की पूरे वर्ल्ड वाइड में, ऐसा इस स्टडी में सामने निकल कर के आया है।